आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का काव्य खंड यानी कि कविता वाला जो सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल पे हिंदी का गद्य खंड यानी कि जो स्टोरी वाला सेक्शन था उसको आपने पढ़ा, जिसमें टोटल 13 चैप्टर थे। पूरे चैप्टर का लेखक का परिचय, पाठ का एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका सारांश हर चैप्टर को अभी तक आपको मिले हैं। इसके बाद आज से हम लोग 13 जो आपकी किताब में कविता दिया है उसको एक एक चैप्टर करके डेली समाप्त करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग कवि का परिचय और इसी में पूरे कविता को पढ़ेंगे, और दूसरे पार्ट में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के चैप्टर को समाप्त करेंगे। रही बात सारांश की, तो सारांश आपके एग्जाम से हटा दिया गया है, इसलिए अब इसका हम लोग सारांश नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं जो हमारे कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और पाठ का नाम है कड़बक। पाठ का नाम क्या है? कड़बक, और कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। आपकी किताब में भी ये चित्र दिया होगा। देखिए यहाँ पे इनका जन्म दिया हुआ है 15वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492। 15वीं शती, शती मतलब होता है शताब्दी, और शताब्दी मतलब होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेंचुरी बोलते हैं। ये बात है 15वीं शताब्दी की, अर्थात 1400 ईस्वी की। 1400 ईस्वी की बात ये की जा रही है, और अनुमान से, अनुमानतः, अनुमानतः का अर्थ हुआ अनुमान से, इनका जन्म 1492 में। उत्तरार्ध मतलब होता है अंतिम। उत्तरार्ध मतलब क्या होता है? अंतिम। 15वीं शताब्दी के अंत में, लगभग 1492 में, क्योंकि इसके बाद 1500 ईस्वी आएगा तो 16वीं शताब्दी आ जाएगा, तो 1492 में इनका जन्म हुआ है। लेकिन ये भी इनका जन्म कन्फर्म किसी को पता नहीं है, ये अनुमान है केवल। लेकिन फिर भी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप 1492 पर ही टिक कीजिएगा। निधन 1548, ये भी अनुमानतः है, ये भी किसी को पूरा पूरा पता नहीं है। तो ये दो हो गए। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। निवास स्थान जहां पे मतलब ये रहे थे उस जगह का नाम है जायस। नाम, जगह का नाम क्या है? जायस। कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। कब्र अमेठी, अमेठी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जहां पे सोनिया गांधी बराबर चुनाव लड़ती है, उनके फैमिली से लोग चुनाव लड़ते हैं और अक्सर आजकल हार जा रहे हैं। एक इतिहास था उन लोगों का, जो अमेठी से अगर कोई भी कांग्रेस से चुनाव लड़े तो कभी हारता, और आज उसका इतिहास है कि कोई भी लड़ता है तो हार जाता है। तो समय समय की बात है, उसी अमेठी की बात की जा रही है। पिता है इनके मलिक शेख ममरेज, याद कर लीजिएगा, मलिक शेख ममरेज, और इनको कहा जाता है मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, मलिक शेख ममरेज भी दे सकता है या मलिक राजे अशरफ भी दे सकता है। गुरु, इनके गुरु रहे हैं सूफी संत शेख मोहिदी, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, दो आदमी इनके गुरु रहे हैं। पहले का नाम है सूफी संत शेख मोहिदी और दूसरे हैं सैयद अशरफ जहांगीर। वृत्ति, वृत्ति मतलब अपने जीवन में इन्होंने क्या क्या करके अपना जीवन चलाया, कमाई कहां से हुआ था, क्योंकि कोई भी आदमी हो कमाना तो पड़ता ही है। आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, इन्होंने कौन सा काम किया था? किसानी का काम। किसानी समझते हैं ना, खेती करते थे। बाद में शेष जीवन फकीरी में, बचपन में ही अनाथ, बचपन में ही क्या हो गए थे, मतलब माता पिता इनके चल बसे थे। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। साधु और फकीर, फकीर समझते हैं, जो मांग मांग कर खाते हैं, घूम घूम कर अपना जीवन बिताते हैं, फकीर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं, अगला टॉपिक है,
व्यक्तित्व मतलब इनका जो पर्सनालिटी था कैसा था, शरीर कैसा था। चेचक के कारण रूपहीन, चेचक समझते हैं आप लोग, जिसको हम लोग अपने भाषा में माता जी कहते हैं कि मात जी निकलल बड़ी, बिहार में क्या कहल जाला, मात जी निकलल बड़ी, लेकिन डॉक्टर इसे नहीं मानता है, डॉक्टर मानता है ये बीमारी है, सही में बीमारी है चेचक, जिसका लोग इलाज न करा करके झाड़ फूक करवाते हैं, ठीक है ना, जो नहीं कराना चाहिए। और बाईं आंख और कान से वंचित है, मतलब बायां आंख उनका नहीं है, अंधे हैं, आएगो कान से भी बहिर है, शरीर भी बाउर, जगह जगह दाग बा, कानों नहीं के, आंखों नहीं के, फिर भी इतना तेज कि पहल के कविता उनके पढ़ल जाता। मृदभाषी, मृदुभाषी मतलब होता है उनका जो आवाज है बहुत ही सुंदर है, मतलब कोई भी उनकी बातें सुने तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। मनस्वी और संभावतः संत थे, स्वभाव से क्या थे, संत थे वो। कृतियां मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा पद्मावत, स्पेशल याद कर लीजिएगा, पद्मावत सबसे फेमस इनकी कृति है। और शायद आप लोगों ने पद्मावत फिल्म देखा भी होगा, पिछले 1-2 साल पहले आया था वो, बड़ा ही बवाल हुआ था इस फिल्म पे, जिसपे संजय दत्त ऐसे करके कुछ कुछ हीरो हैं, अब पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, फिर भी आप लोग देखिएगा, फिल्म है एक। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसला या मसलानामा, इनके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती हैं। सबसे मेन है पद्मावत, याद रखिएगा, क्योंकि पाठ जो कविता लिया गया है पद्मावत से ही लिया गया है। कहां से लिया गया है, पद्मावत से। आगे है, लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध तथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में ही रही थी। संभव है वह संस्कृत में भी रही हो। यह परिपाटी साधारण जन जीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अव्याहत चलती चली गई। इसे हिंदी में प्रेम आख्यानक काव्य कहते हैं। यानी कि जो हमारे कवि हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी जी, वो ज़्यादातर जो कविताएं लिखते हैं वो प्रेम संबंधी कविताएं होती हैं, प्रेम के अर्थ को बताते हैं। और उन सारे काव्य को, जितने भी कविताएं इन्होंने लिखा है, उन सारे काव्य के संग्रह को उन्होंने नाम रखा है प्रेमा आख्यानक काव्य, प्रेम आख्यानक काव्य। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। चौपाई, दोहा आदि की कड़बक शैली में निबंध ये काव्य प्राय अवधि में मिलते हैं। यानी जो भी ये लिखते हैं किस भाषा में लिखते हैं, अवधी भाषा में। प्रश्न बार बार पूछेगा ये कि मल्लिक मोहम्मद जायसी जो है वो ज्यादातर किस भाषा में अपनी कड़बक को लिखते हैं, अवधी भाषा में। अवधी भाषा यानी कि अवध जो अयोध्या की भाषा है ना, उसको अवधी भाषा कहा जाता है। किसानों और कारीगरों की भाषा अवधी में ब्रज की गीतिमयता और कोमलता की तुलना में कथावृतों को विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी। इस्लाम और उसके साथ तसव्वुफ के आगमन के बाद इसी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए, जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से संबलित कर काव्य के रूप दिए। मुल्ला दाऊद से लेकर जान कवि और उससे भी आगे तक यह परंपरा आबाद रूप से चलती रही। मल्लिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा के अन्यतम कड़ी हैं। अगला पैराग्राफ है, जायसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं। काव्य मतलब क्या होता है, कविता होता है। काव्य मतलब कविता। इन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित है। यानी कि इन्होंने जितने भी काव्य लिखे हैं उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल और माता प्रसाद गुप्त एक जगह लिख करके और उस किताब का नाम रख दिया है जायसी ग्रंथावली। उसका नाम क्या रखा गया है, जायसी ग्रंथावली। जायसी की उज्जवल अमर कृति का आधार है उनका महान कथा काव्य पद्मावत। अगर जायसी को जाना जाता है, सबसे फेमस हुए जायसी, तो किस चीज के लिए फेमस हुए, पद्मावत के लिए फेमस हुए। सबसे जो मतलब फेमस है उनको किया। मैं चित्तौड़ नरेश रतन सेन, चित्तौड़ के राजा है रतन सेन, कहानी फिल्म देखेंगे तो उसमें मिलेगा, शायद
रतन सेन का रोल किए हैं, एक पतला सा हीरो है वो, क्या नाम है उसका, शाहिद कपूर। उसने राजा रतन सेन का भूमिका निभाया है। वैसे वो कॉमेडी रोल ज्यादा लेता है, लेकिन आजकल शरीर तो नहीं है उस लायक, लेकिन फिर भी दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के जबरदस्ती गुंडा वाला रोल लेता है, ठीक है ना। पहले वो कॉमेडी और रोमांटिक हीरो था, लेकिन बाद में चल करके शरीर है समझ जो 30 किलो का होगा, 35 किलो का, लेकिन लेता है खतरनाक सीन, लगता है कि मतलब वीरप्पन है वो। और सिंघल द्वीप की राजकुमारी, एक राज्य है सिंघल द्वीप, उसकी राजकुमारी है पद्मावती, जिसका विवाह राजा रतन सेन के साथ होता है। और प्रेम कथा है ये। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़ जाने से। लेकिन इन लोगों में विवाह हुआ तो विवाह राजा रानी में होता ही है, कौन याद रखता है। लेकिन इनका विवाह इसलिए याद रखा जाता है तो वो था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन के कारण। अलाउद्दीन खिलजी का नाम कहीं आप लोगों ने सुना होगा। वो एक आक्रमणकारी था, विदेशी था, लेकिन इंडिया पे राज किया था। और जब उसे पता चला कि पद्मावती जो है बहुत ही सुंदर है, एक कवि ने उसके सामने पूरा उसका वर्णन किया था कि इतनी सुंदर है कि आज तक आप उतना सुंदर किसी औरत को नहीं देखे होंगे। अब उसके मन में उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है कि भाई कैसी है ये। और दिल्ली का जो शासक होता है सबसे ताकतवर होता है, और ये छोटे राजा थे। अब उनकी पत्नी को पाने के लिए अटैक कर दिया था। लड़ाई बहुत जोरों से हुई, ऐसा इतिहास बहुत लोगों में हुआ है। लड़ाई बहुत जोरों से हुई, राजा रतन सेन जो है उसने हार नहीं माना था, और अंततः राजा रतन सेन मारा गया। अलाउद्दीन ताकतवर था, मार दिया। लेकिन जब उसकी पत्नी को वो पाने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ा तो उसने अपना आत्महत्या कर लिया, वो मर गई। लेकिन जीते जी उसके हाथ नहीं लगी। पहले के टाइम में इसे जौहर कहा जाता था। पहले जो होती थी रानियां, अगर उनके पति युद्ध में चले जाते थे तो महल की जितनी भी दासी हो, रानी हो, वे लोग क्या करते थे, आग का कुंड बनाते थे और इंतजार करते थे कि जैसे ही खबर चले कि राजा मारे गए, सारी औरतें आग के कुंड में कूद जाती थी, क्योंकि जिंदा रह गई तो सारे उठा ले जाएंगे और उनके साथ कौन सा व्यवहार होगा ये आप लोग भी कल्पना कर सकते हैं। जिसके चलते वे लोग जान दे देती थी, उसे जौहर कहा जाता था। महाराणा प्रताप के खानदान में भी ये काम हुआ है। आप लोगों ने महाराणा प्रताप का नाम जरूर सुना होगा। उनके भी परिवार में एक बार ये काम हुआ था, जौहर की थी उनके। तो ये माना जाता था कि जो औरत जौहर करेगी वो वीरांगना है, क्योंकि जीते जी आग में कूदना शायद सबके बस की बात तो नहीं है। वो पति के लिए अपना प्रेम है कि भले ही मर जाएंगे लेकिन किसी और के साथ नहीं जाएंगे। अभी का दौर होता तो लोग कहते चलो इससे बड़ा राजा मिला है, कोई टेंशन नहीं है। खतरनाक टाइम चल रहा है अभी। पहले औरतों के पास उतना था लगाव, अभी बहुत कम हो गया है। अब देखिए, अंशतः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों एवं आगे स्वयं कवि की सर्जनात्मक कल्पना द्वारा रचा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। इसको याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस प्रकार के कवि हैं, तो प्रेम के पीर। पीर मतलब होता है दुख। मार्मिक अंतर्व्यथा से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक गुण आशयों वाला और महिमामय है। यह प्रेम अनुभूति में रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि यह विभिन्न अमीर चरित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। पद्मावत के आख्यान में सजीव कहानी का मर्म स्पर्शी वेदनामय रस है और चरित्रों उनके सुलगते दहकते मनोभावों के दुर्निवार प्रभाव है जो पाठकों श्रोताओं को अपने लपेटे में ले लेते हैं। इस प्रेमाक काव्य द्वारा विद्वेष और कलह उस यंत्रमय कठिन समय में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव और साझेदारी की ऐसी जमीन जायसी ने तैयार की जो हमारी बहुमूल्य विरासत का हिस्सा है। जायसी की इस प्रेम कहानी में प्राणों का प्राणों से, हृदय का हृदय से,
मर्म का मर्म से और जीवन विवेक का जीवन विवेक से ऐसा मानवीय मेल है जो उनके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है और उसमें व्यापकता और गहराई एक साथ ला देता है। खाड़ जैसी मीठी और खालिश अवधि में लिखे गए इस काव्य में कवि की विशाल हृदय, मार्मिक अंतर्दृष्टि और लोक जीवन के विस्तृत ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ प्रस्तुत दो कड़बक अलग अलग संकलित है। यहाँ पे दो कड़बक हैं जो अलग अलग संकलित हैं। ये पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से है। मतलब पद्मावत जहाँ से शुरू होता है उसका पहला है और एक है अंतिम पद लिया गया है, यानी दो पद इसमें हैं। कितने पद हैं जी? दो पद हैं। किंतु कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना करता है। प्रारंभिक स्तुति खंड से लिए गए प्रथम कड़बक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। इन गुणों के ही कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सके। मतलब कवि जो है इस पाठ में क्या करते हैं, वो बताते हैं कि मनुष्य के शरीर से ज़्यादा उसका गुण का वैल्यू है। और ये बात 100% सही है कि हमारा जो रूप है वो कुछ समय के लिए देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर समय हमारे गुणों को ही देखा जाता है। देखिए, कभी कान से काने हैं, आँख से अंधे हैं, शरीर से कुरूप हैं, लेकिन फिर भी उनका गुण है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमारे वाली पीढ़ी पढ़ी होगी और आने वाली पीढ़ी भी इनके बारे में पढ़ेगी। वो मरकर भी अमर हैं। लेकिन जिस धरती पर बहुत सुंदर सुंदर लोग जन्म लिए होंगे एक से एक, किन के बारे में पढ़ते हैं कि फलानवा बहुत सुंदर है, चलो उनके बारे में पढ़ा जाए। ऐसा होता है? कहीं मिला है आप लोगों को? ये कभी नहीं मिलेगा। तो बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में गुण ही सब कुछ है, रूप कोई मायने नहीं रखता है। अंत के उपसंहार खंड से लिए गए द्वितीय कड़बक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इस रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है। यानी कहते हैं कि जो मैंने कविता लिखा है वो रक्त की लेई, रक्त की लेई का अर्थ हुआ खून का लेई। लेई समझते हैं आप लोग? अरे क्या बोलते हैं उसको, आटा का लेई बनता है ना, जो चिपकाया जाता है पोस्टर उस्टर। तो कहते हैं मैं जो कविता लिखता हूँ मेरे खून का लेई है, समझिए मेरा ब्लड है वो, जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है। और वो मेरे प्रेम से, गाढ़ी प्रीति बहुत अधिक प्रेम से, नयन जल, और वो किससे भिगोया गया है? मेरे आंखों के जल से, मेरे आंसुओं से भिगोया गया है। अब न वो राजा रतन सेन है और न वह रूपवती पद्मावती रानी, न वह बुद्धिमान सुआ है। सुआ वही कवि है जिसने अलाउद्दीन को बताया था पद्मावती के बारे में। और न रास व चेतन या हींग, इनमें आज कोई नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई है। भले उनमें से कोई भी व्यक्ति है धरती पर, लेकिन फिर भी उनके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो एक कहानी होता है, एक कर्म होता है जो जीवन भर के लिए हो जाता है कि पृथ्वी जब तक होगी लोग इसे याद करते हैं। तो आप लोग देखिएगा फिल्म कभी टाइम मिले तो। वैसे तो टाइम है आप लोग के पास, अगर पढ़ना नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। बहुत फेमस फिल्म था ये, चला था बहुत ज्यादा। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। बात सही है कि फूल भले ही झड़कर क्या हो जाए, आप लोग फूल तोड़ते हैं तो क्या उसका गमक भी समाप्त हो जाता है? खुशबू समाप्त हो जाती है, वो रहती है उसी में। कभी यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। तो कभी कहते हैं कि मनुष्य का जो कर्म होता है ना, मरने के बाद भी रहता है। जिस तरह फूल तोड़ने के बाद भी उसकी सुगंध रह जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मरने के बाद उसके कर्म जो भी किया रहता है वो जिंदा रह जाता है। जो भी इस कहानी का पढ़ेगा वही उसे दो शब्दों में स्मरण करेगा। यानी कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे को याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं? तो वो यही बात कहते थे कि मैं मर भी जाऊंगा तो जब भी लोग ये पढ़ेंगे तो मेरा नाम जरूर लेंगे, मेरे बारे में दो शब्द जरूर सोचेंगे। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। और विजय देव नारायण साई जी उनके बारे में कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, जायसी के माध्यम से हिंदी साहित्य ने न सिर्फ अपने युग की बल्कि युगों के भीतर कड़कती हुई मानवीय विषाद की तस्वीर देखी जिसमें निष्कलंक आदर्श भी हैं और बहुत कड़वे यथार्थ भी हैं।
झिलमिलाती यूटोपिया भी हैं और रिश्वतखोरी पर चलते हुए कारागार भी हैं। संत और साका भी हैं और छल से भरा हुआ विध्वंसकारी राजहट भी है। इस कवि की निर्मलता इसमें नहीं है कि जायसी सिर्फ चुनी हुई निष्कलंक चीजें देखते हैं, बल्कि इसमें है कि अच्छा बुरा जो कुछ भी है अपनी विविधता के साथ संपूर्ण परिदृश्य का अंग हो गया है। किसने लिखा इस बात को? तो ये हो गया कवि का परिचय। चलिए अब हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं और एक एक लाइन उसका अर्थ मैंने इसमें लिख भी दिया है, तो आप लोग अर्थ को लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। किसी भी कविता से कोई भी 4 लाइन देगा, एक एक लाइन का 2-2 नंबर का आता है, इसलिए अर्थ लिखना और उसे याद करना आप लोग को जरूरी है। यहाँ पे कड़बक 2 ठो दिया है। चलिए पहला कड़बक पढ़ते हैं और पहले कड़बक का पहला लाइन है, एक नैन, नैन मतलब होता है आंख, कवि मोहम्मद गुनी। कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनके मात्र एक ही नैन है, एक ही आंख है, लेकिन गुनी है। गुनी मतलब गुणवान है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि भले ही मेरा एक आंख है लेकिन मैं गुणी हूं, मेरे पास गुण है, तो मुझे इस एक आंख होने का दुख नहीं है। सोई बिमोहा जेई कभी सुनी, और सोई बिमोहा जो कोई भी मेरी बातों को सुनता है मोहित हो जाता है। क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। जेई कभी सुनी, यानी कवि की बातों को सुन करके लोग क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि भले ही मेरा एक आंख है लेकिन मेरे पास ऐसे गुण हैं कि जैसे ही लोग मेरी बातों को सुनते हैं तो उसका प्रभाव इतना ना पड़ता है कि वे लोग मुझ पर क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। ये पहले लाइन का अर्थ है, समझ में आ गया? दूसरा लाइन है, चांद जईस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। देखिए शब्द हो बड़े टेढ़े टेढ़े, इसलिए एक अर्थ समझेंगे आप लोग। चांद जईस यानी चांद के जैसा, चांद के समान। चंद्रमा को देखे है ना, कहा जाता है कि चंद्रमा इतना सुंदर शायद ही कोई भगवान थे। चंद्रमा जितनी शीतलता किसी के पास नहीं है, लेकिन चंद्रमा में एक दाग भी है। चंद्रमा में एक दाग भी है। कहा जाता है ना कि चंद्रमा के समान लोग सुंदर होते भी हैं तो हर इंसान में कहीं ना कहीं कुछ क्या हो जाता है? एक कमी रह जाती है। प्रकृति हर चीज को बनाती है बहुत ही शानदार, लेकिन लास्ट में एक ऐसा कमी कर देगी जिस कमी के कारण उसे हमेशा कुछ गलत दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि शुद्ध रूप से किसी को भी परिपूर्ण बना देना सही नहीं होता है। क्योंकि आदमी या कोई भी जीव पूर्ण रूप से सही हो जाएगा तो वो अत्याचारी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कमी नहीं है तो दूसरों का मजाक उड़ाएगा। अक्सर जिसमें जो कमी होती है वो उस चीज का मजाक नहीं उड़ाता है। जैसे मान लीजिए कोई मोटा आदमी है तो किसी दूसरे को मोटा कह के नहीं चिढ़ाएगा, क्योंकि खुद जानता है कि मैं भी क्या हूं? मोटा हूं। कोई पतला आदमी है, हिल डुल रहा है किसी तरह, तो वो किसी पतले का मजाक नहीं उड़ाएगा। किसी का बाल झड़ा हुआ है तो किसी बाल झड़े हुए व्यक्ति को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि उसकी पीड़ा वो समझता है, उसका दर्द वो समझता है कि क्या होता है। तो चांद जईस जग विधि अवतारा, मेरा जो अवतार हुआ है, मेरा जो जन्म हुआ है, चांद के जैसा मेरा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। क्यों? वो अपनी तुलना चांद से क्यों करते हैं? दीन कलंक कीन उजियारा, भले ही चांद के आने से उजियार हो जाए, प्रकाश फैल जाए, लेकिन उस पर एक दाग है जिसके चलते कलंक है। वो कलंकित हो जाता है एक दाग के चलते। तो मेरे आने से भी संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल तो रहा है, लेकिन मुझ में भी एक दाग है कि मैं आंख से क्या हूं? अंधा हूं। एक आंख से मैं अंधा हूं, एक कान से मैं काना हूं। मेरे पास गुण तो है लेकिन मुझ में भी दाग है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने संसार में दोष के साथ किंतु शीतल युक्त चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जायसी जी कहते हैं कि भले ही मेरी कीर्ति उज्जवल है, मेरा किया गया काम अच्छा है, किंतु मेरा अंग भंग एक दोष है। मतलब शरीर का अंग जो मेरा है कहीं ना कहीं कुछ खराबी है। तो आपको इस चीज से ये सीखना चाहिए कि व्यक्ति चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है, और
कमी कम हो और गुण अधिक हो तो व्यक्ति को उस कमी पर ध्यान न देकर उसके गुणों पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है जग सुझा एकई नैनाहा उआ सूक अस नखतन माहा। कहते हैं जग मतलब होता है संसार, जग सुझा एकई नैना, यानी कि जो कवि हमारे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, वो संसार को एक नयन से देखते हैं। एक नयन से देखने का अर्थ है सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। उआ सुख अस नखतन माहा, लेकिन एक आंख होने के बाद भी वे सुख के समान एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। सुख के समान का अर्थ होता है कि जैसे कि आप लोग पढ़े हैं ग्रह, 8 ग्रह होते हैं, उसमें ग्रह आता है शुक्र। कौन ग्रह आता है? शुक्र। कहा जाता है कि सभी ग्रहों में सबसे अच्छा ग्रह शुक्र होता है और उसका एक अपना अलग महत्व है। तो वहीं कभी कहते हैं कि नक्षत्र तो बहुत से हैं, ग्रह तो बहुत से हैं, लेकिन उसमें जो महत्व शुक्र का है वो महत्व किसी और ग्रह का नहीं है। तो मेरे अंदर भी है कि भले ही मेरे एक ही आंख है, लेकिन मेरा एक ही आंख सभी आंखों से तेज है। इन सभी 2 आंखों वालों से मेरा आंख क्या है? अच्छा है। इससे क्या कहना चाहते हैं? कभी ये कहना चाहते हैं कि आदमी को कमी होने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हमारे शरीर का कोई भी अंग अगर गायब हो जाए तो हम पूरा जीवन उसी के लिए रोते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इसके अलावा भी तो मेरे पास बहुत कुछ है, उसका हम खुशी क्यों ना मनाएं। लेकिन हम उसी दुख को पकड़ के दिन रात रोते हैं कि मेरा एक आंख नहीं है, मेरा एक आंख नहीं है, मेरा एक आंख नहीं है। अरे एक है तो उसका इलाज करो यार, उसी से यूज करो, उसी का फायदा उठाओ। नहीं, अब उसके चक्कर में इस आंख से इतना ना रो देंगे कि ये भी आंख खराब हो जाएगा। तो कभी यहाँ पे संतुष्टि दे रहे हैं कि हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर एक पैर भी नहीं है तो एक है ना, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास समस्या ये है कि हम अपनी केवल समस्याओं पे ध्यान देते हैं, हमारे पास क्या खूबियां हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आगे कहते हैं 4 नंबर में, जौ लही अंबही डाभ न होई, तौलही सुगंध बसाई न सोई। यानी कहने का अर्थ है कि जौ लही अंबही, अंब मतलब होता है आम, अंब मतलब क्या होता है? आम। डाभ न हुई, जब तक आम के पेड़ में डाभ नहीं होगा। डाभ मतलब होता है मोजर, डाभ मतलब क्या होता है? मोजर। जब तक आम में मोजर नहीं होगा, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक वह अपने सुगंध को चारों ओर नहीं फैला सकता है। कहने का अर्थ है कि क्या आप लोग देखते होंगे कि आम के सीजन में सबसे पहले आम में क्या पकड़ता है? मोजर। मोजर के पकड़ते ही आम की सुगंध बढ़ जाती है, आप उसके करीब जाइएगा तो महकता है। तो जब तक आम में डाभ नहीं लगेगा, मोजर नहीं लगेगा, तब तक उसकी सुगंध नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार जब तक मनुष्य पढ़ेगा लिखेगा नहीं, मनुष्य के पास गुण नहीं होगा, तब तक उसका सुगंध, उसकी बातें लोग कभी नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब पढ़ता लिखता है और कुछ हासिल कर लेता है पढ़ लिख कर, तो उस व्यक्ति की चर्चा आपके समाज में, आपके गांव में, आपके देश में जरूर होती है। तो हमें भी आम की तरह अपने जीवन में मोजर पहले पकड़ना है। मोजर का अर्थ शुरुआत करना है। जब मोजर पकड़ेगा तभी तो बड़ा होगा। मोजर ही कभी नहीं, जिस आम में मोजर ही नहीं लगेगा, क्या उम्मीद की जा सकती है कि इसमें कभी आम का फल लगेगा? नहीं लगेगा, डायरेक्ट तो फड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले जीवन में मोजर होगा, फिर टिकोड़ा होगा, फिर बड़ा आम बन जाएगा। आगे है 5 नंबर, कि न समुद्र पानी जो खारा। अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता, आप लोग पता है कि समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है, नमकीन होता है। अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो अति भयु असूझ अपारा, तो शायद आज वो इतना अगाध और अपार नहीं होता। अगाध और अपार का अर्थ होता है जिसका कोई भी ना आदि हो ना अंत हो, मतलब शुरू कहाँ से हुआ है और इसका अंत कहाँ है। कहा जाता है कि समुद्र का अंत कभी लगाया नहीं जा सकता है कि इसकी गहराई कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, क्योंकि वो अनंत होता है। तो कारण क्या है कि वो खारा है। अगर वो मीठा होता, नदियों के जैसा उसका पानी क्या होता? मीठा होता, तो फिर वो समुद्र नहीं कहलाता। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु एक पर्वत का नाम है जिसको भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से मारकर विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया था। तो जेयु सुमेरु त्रिशूल विनाशा, त्रिशूल से मारकर क्या कर दिए भगवान शंकर ने? विनाश कर दिए, नष्ट कर दिए। भा कंचन गिरी लाग आकाशा,
और अगर ऐसा नहीं हो तो शायद वह पहाड़ कंचन का ना बना होता, आज वो पहाड़ सोने का हो गया है। यानी कि सुमेरु पर्वत अगर सोने का बना तो इसका कारण था कि भगवान शंकर ने उस पर क्या किया था, त्रिशूल से मारा था। मतलब कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है ना कि जब तक हमें कष्ट नहीं होगा ना तब तक हम निखर नहीं सकते हैं। मनुष्य के जीवन में जितना कष्ट होता है ना उतना ही ज्यादा निखरता है। जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत परिश्रम करता है, दौड़ता है, बहुत ज्यादा दौड़ता है, तो उसको कितना परिश्रम, कितना पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन दौड़ने के बाद उसके शरीर की जो स्थिति होती है वो अन्य लोगों से जरूर बेहतर होती है, अन्य लोगों से जरूर फुर्तीली होती है। तो कहा जाता है ना कि व्यक्ति जितना तपता है उतना ही अच्छा बनता है, पत्थर को जितना रगड़ा जाएगा उतना ही चमक निकलेगा, और सोना को जितना ही तपाया जाएगा उसमें चमक और पैदा होती है। तो कष्ट, बिना कष्ट के कुछ भी नहीं हो सकता है, हमें कष्ट सहना पड़ेगा। तो कष्ट सहने का अर्थ क्या हुआ, मेहनत करना, मेहनत में कष्ट, अच्छे कर्म करके कष्ट सहना है। ये नहीं कि छुतराई करके 4-5 लात खा के तब को सर बोले हैं कष्ट सहना है, पिटा रहे हैं, छुतराई करेंगे और ही पिटाएंगे, कष्ट सहेंगे, महान व्यक्ति बनेंगे, वो नहीं करना है। कहने का अर्थ है अच्छा कर्म करके कष्ट सहो। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, साइकिल चलाते हैं, आते हैं जाते हैं, इसमें भी मेहनत है, ये भी एक प्रकार का कष्ट है। फिर घर पे बैठ के आप लोग पढ़ते हैं, वो भी कष्ट है। तो कष्ट सहन करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। अब आराम से घर पे रहेंगे, बेड पे सोएंगे, बढ़िया से खाली पद्मावत फिल्म देखेंगे, तो केवल पद्मावत फिल्म देखने से थोड़े ना कुछ हो जाएगा, और आराम से जिंदगी जिएंगे तो फिर कहां से रिजल्ट आएगा, कहां से आप निखरेंगे। आगे है 7 नंबर, जौ लही घड़ी कलंक न परा, काच होई नहीं कंचन करा। जो लहू घड़ी, घड़ी मतलब होता है घड़िया, घड़ी मतलब क्या होता है, घड़िया। घड़िया एक टाइप का समझिए हड़िया को कहते हैं, हड़िया देखे ना आप लोग, तो कहते हैं कि जब तक हड़िया को, एक मतलब घड़ी जो होता है सोने को गलाने वाला एक कोई हड़िया होता है जिसमें सोना को डालकर क्या किया जाता है, गलाया जाता है। तो कहा जाता है कि जब तक घड़ी को कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। मतलब कि जब तक घड़िया अर्थात सोना गलाने का जो बर्तन है उसमें कच्चा सोना नहीं गलाया जाता तब तक वह स्वर्ण कला से युक्त चमकदार नहीं होता। मतलब एक हड़िया होता है जिसमें सोने को गलाया जाता है, तो सोने के कारण वो हड़िया भी चमकने लगता है। तो एक हड़िया को भी चमकने के लिए एक सोने को अपने अंदर रखकर उसे तपाना पड़ता है, उसे गलाना पड़ता है। अर्थात अगर आपको चमकना है, आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको भी तपना पड़ेगा, आग में जलना पड़ेगा। आग में जलने का अर्थ है कि आग में कूदना नहीं है, कहने का अर्थ है कि अथक मेहनत करना होगा। जब हम अथक प्रयास करेंगे तभी अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। 8 नंबर कहते हैं कभी, एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाई। कहते हैं भले ही मेरा एक नयन है लेकिन ये दर्पण के समान है, दर्पण मतलब शीशा के समान है, और उनको इस बात का गर्व है कि मेरा आंख शीशा है, इस बात को गर्व से कहते हैं। ते ही निर्मल भाई, और एक नेत्र के रहते हुए भी मेरा जो आंख है वो निर्मल और उज्जवल है, शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब देख कितना खुश होते हैं अपने चीज पर। और एक हम है कि थोड़ा सा हमारे शरीर में कुछ हो जाए तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख करेंगे तो उससे कुछ बदलेगा नहीं, और ज्यादा आपके शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अंत है 9 नंबर, सब रूपवंत गई, भले ही रूपवान व्यक्ति आप हैं, मुख जो वही कई चाऊ। आप भले ही बहुत ही रूपवान हैं, लेकिन मेरा ऐसा गुण है कि आप हमेशा मेरे मुंह की ओर देखते रहते हैं और मेरा पैर पकड़कर आप मेरा नमन करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि भले ही आप रूपवान हो सकते हैं लेकिन गुणवान व्यक्ति के आगे आपको झुकना पड़ेगा। एक गुणवान व्यक्ति के आगे क्या करना होगा, आपको झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप केवल रूपवान हैं, और रूप थोड़े समय के लिए प्रयोग की जाती है, बाकी समय किसका प्रयोग किया जाता है, गुण का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस कड़बक के माध्यम से कभी यही बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में अगर कोई समस्या भी हो तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अगर कभी गलती से ऐसा ना हो किसी के साथ कि हमारा शरीर का अंग ना रहे या हमें कोई परेशानी हो, तो उस चीज़ को लेकर हमें दुखी नहीं होना है, खुश रहना है, जो है उसी में खुश रहना है। हमारा दूसरा कड़बक है, कहते हैं इसमें कभी, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। यानी कि मोहम्मद जायसी जी हमें एक
कथा जोड़कर सुनाते हैं। कवि जोड़ी, जोड़ी मतलब होता है जोड़कर, एक कथा जोड़ी सुनावा, कथा सुनाते हैं जोड़ जोड़कर। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, और जिसने भी इस कथा को सुना वह प्रेम की पीड़ा की प्राप्ति कर लिया। यानी इस कथा को सुनने के बाद, उस प्रेम की कहानी को सुनने के बाद कुछ देर के लिए हर व्यक्ति उस पीड़ा में चला जाता है कि कितना खतरनाक वो कहानी था। और वो कहानी कौन सी है? पद्मावत की कहानी है। जब भी आप उस फिल्म को देखेंगे तो अंत में आपकी आंखों से आंसू गिर जाएंगे कि कितना उसके साथ अलाउद्दीन ने गलत काम किया था कि पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया, और ना तो कोई दुश्मनी थी और ना कोई झगड़ा था, बस एक औरत की चाहत में, वो भी विवाहित। जोरी लाई रक्त के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। कहते हैं कि जोड़ी लाई रक्त के लेई, मैंने जो ये कहानी जोड़ा है अपने रक्त के लेई से जोड़ा है, अपने खून के लेई से जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति, और जो ये गाढ़ी प्रीति है मतलब अत्यंत जो प्रेम है। नैन जल भेई, अपने नैन के आंसुओं से भिगो भिगो कर इसको गीला किया है, इसको नम किया है। यानी इस कहानी को जब मैंने लिखा तो मेरी आंखों से आंसू गिरते ही रह गए। जब जब मैंने इस कहानी को खत्म किया मेरी आंखों से अश्रु बहते ही रह गए। मतलब वो अपनी पीड़ा प्रकट करते हैं। तीसरा है, औमन मानी कबीत असकीन्हा, मकु या रहे जगत मह चीन्हा। औमन, मेरा जो मन है, जानी कबीत असकीन्हा, मैंने यह विचार करके निर्माण किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में रहे। मतलब मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। मकु, मकु मतलब होता है मरने के बाद, यह रहे जगत, जगत मतलब होता है संसार, मह चीन्हा, चीन्हा न लोकल हमार चीन्हा हट है, तो चीन्हा का अर्थ होता है पहचान, कि मेरे मरने के बाद भी ऐसी कहानी है जो मुझे जिंदा रखेगी, लोग मुझे क्या करेंगे? याद रखेंगे। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ वह रतन सेन राजा है, कहाँ सुआ असी बुद्ध उपराजा, और कहाँ वह सुआ जिसने राजा रतन सेन के में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, और कहाँ वह अलाउद्दीन सुल्तान है, कहाँ राघव जे किन्हू बखानी, और कहाँ वह राघव चेतन है जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती के रूप का वर्णन किया था। तो याद रखेंगे, अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का वर्णन राघव ने किया था। किसने किया था? राघव ने किया था। और वो राघव जानते हैं कौन था? वो राघव राजा रतन सेन का दुश्मन था, और उसने जानबूझकर जाकर अलाउद्दीन को उसके पत्नी का वर्णन किया था, क्योंकि वो जानता था कि अलाउद्दीन एक दरिंदा है, अलाउद्दीन एक वैसी है जो जिसके अंदर वासना ही वासना भरी हुई है। अगर जैसे ही इसको पता चलता है कि कोई भी औरत कहीं अच्छी लगी तो वो आक्रमण कर देता है। उसका यही जीवन का लक्ष्य था, और जानबूझकर रतन सेन को बर्बाद करने के लिए उसने ये सारी बातें जाकर जानबूझकर सुनाई थी। वैसे तो अलाउद्दीन ने शुरू में उसे पाने की इच्छा नहीं रखी थी, केवल उसे देखना चाहता था कि वाकई में इतनी सुंदर है कि नहीं है। तो उसने राजा के सामने एक निमंत्रण भेजा था, शांति प्रस्ताव, कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, बस मैं आपकी रानी को एक बार देखना चाहता हूं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। राजा ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन पद्मावती ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे देखने से युद्ध नहीं होता है तो अच्छा है। लेकिन उनके सामने गई, लेकिन नियम था पहले की रानी कि कोई भी औरत किसी पर पुरुष के सामने सीधे खड़ा नहीं होती थी, एक पर्दा में खड़ा किया जाता था। बीच में पर्दा डाल दिया था, पुराना फिल्म देखिएगा उसमें दिखाता है सब। तो वो और गुस्सा हो गया अलाउद्दीन कि मुझे पर्दा में क्यों दिखाया जा रहा है, और जब वो पर्दा हटाने के लिए कोशिश किया तो पद्मावती ने उसे एक तलवार से ऐसे मार किया जो गुस्से में आ गया एकदम, और आक्रमण कर दिया और पूरा नहस तहस कर दिया। तो चुंगलियों से बड़ी बच के रहेगा, चुंगला लोग बड़ा खतरनाक होता है, जान मरवा देता है, ठीक है ना। इसलिए दुश्मनी भी लोगों से कम कीजिए, क्योंकि दुश्मनी अच्छी चीज नहीं होती है। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ है वह पद्मावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। इस संसार में कोई ना रहा, केवल क्या बच गया है? तो उनकी कहानी बच गई है। कहानी के अलावा और कुछ है क्या? ना तो वो पद्मावती है, ना वह रतन सेन है, ना अलाउद्दीन है, ना राघव है। सारे के सारे लोग समाप्त हो गए, रह गई केवल केवल उनकी कहानी। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु,
फूल मरे पे मरे न बासु। कहते हैं कभी कि धनी जो पुरुष जस कीर्ति जासु, वही पुरुष वही व्यक्ति धनी है जिसका कीर्ति इस संसार में स्थिर है, जिसका किया गया कार्य लोग याद रखते हैं, वही सबसे धनी है। पैसा हो जाने से व्यक्ति धनी नहीं हो जाता। अगर उसकी प्रतिष्ठा ही ना हो, उसका लोग सम्मान ही ना करें, तो वो सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। वो नाम मात्र के आप धनी कहलाएंगे, आपकी जब रेस्पेक्ट नहीं है। फूल मरे पे मरे न बासु। जिस प्रकार फूल तो मर जाता है, लेकिन उसका जो सुगंध है वो कभी मरता नहीं है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को होना चाहिए कि भले ही उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उसके किए गए कर्म को लोग हमेशा याद रखें और उसे इज्जत के साथ, इज्जत की नजरों से देखें। 8 नंबर, कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति कभी नहीं बेची, जिन्होंने अपना कभी कर्म नहीं बेचा, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी अपनी कीर्ति का कभी दाम नहीं लिया, मोल नहीं लिया। मोल मतलब होता है दाम। इन धरती पर बहुत ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने अपनी कभी कीर्ति नहीं बेची, कीर्ति मतलब अपना इज्जत नहीं बेचा, और बहुत लोगों ने है जो अपनी इज्जत का कभी दाम नहीं लगाया, अपनी इज्जत के लिए मर गए लेकिन इज्जत और आबरू को बर्बाद होने नहीं दिया। जिसमें एक थी पद्मावती और राजा रतन सेन, कि भले ही मरना स्वीकार है लेकिन उसके साथ जाना स्वीकार नहीं हुआ। और अंतिम है, जो यह पढ़े कहानी हम संवर दुई बोल। जो इस कहानी को पढ़ेगा वह मुझे 2 शब्दों में जरूर याद रखेगा, वो मुझे 2 शब्दों में हमेशा याद रखेगा। तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया एक कविता, जिसको आपने पढ़ा। आप लोग लाइन बाय लाइन रोक रोक कर इसका अर्थ लिख लें। बहुत ही अच्छा मतलब अर्थ है इसका। और इसके अगले पार्ट में हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।